क्या धर्म खून बहाना सिखाता है, हिंसा सिखाता है? इन दिनों देश के राज्यों में यही देखने को मिल रहा है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। मणिपुर में महीनों से जारी हिंसा अभी थमी नहीं कि हरियाणा के मेवात में दो गुटों के बीच टकराव हो गया। इस सांप्रदायिक हिंसा में 20 लोग घायल हुए हैं। हिंसा वाले जिले में 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। रेलवे पुलिस फोर्स के एक कांस्टेबल ने सांप्रदायिक नफरत की वजह से 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में किसी ऐसी ही हिंसा को टालने वाले एसएसपी का तबादला कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद वार। देश इन दिनों नफरत की आग में झुलस रहा है। पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए। सावन के पावन महीने में हरियाणा के मेवात इलाके में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जलाभिषेक यात्रा निकाली। इस यात्रा में लोगों के हाथों में हथियार थे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली का यह सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। ये कांवड़िए हैं जिनके हाथों में देसी तमंचे नजर आ रहे हैं। सांप्रदायिक नफरत की 3 घटनाओं को विस्तार से बताते हैं। पहले बात हरियाणा के मेवात की। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जलाभिषेक यात्रा निकालने का ऐलान किया था। इस यात्रा में मोनू मानेसर को भी शामिल होना था। मेवात के लोग मोनू मानेसर के शोभा यात्रा में शामिल होने का विरोध कर रहे थे। मोनू मानेसर नासिर और जुनेद की हत्या के मामले में अभियुक्त है और फरार चल रहा है। इस यात्रा को बड़े हुए 1 किलोमीटर ही हुआ होगा कि हमला हुआ। हमला ऑर्गेनाइज था। दौड़ा दौड़ा कर मारने का प्रयत्न हो रहा था। पत्थरबाजी हुई, आग लगाई गई और गोली चलाई गई। ये सूचना थी कि वो संवेदनशील इलाका है। आश्चर्य की बात है कि पुलिस की गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, मगर पुलिस मूक दर्शक बनी रही। लोगों के हाथ में हथियार साफ देखे जा सकते हैं। क्या इस तरीके से जलाभिषेक यात्रा में हथियार लाने देने की परमिशन जिला प्रशासन की तरफ से दे दी गई थी? इस यात्रा से पहले सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं की? यह पूरी तरह से इंटेलिजेंस की चूक है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्र से अतिरिक्त सुरक्षा देने की मांग की। ये कहा गया है आजू बाजू के सभी जिलों की फोर्स वहां पर पहुंच रही है और हमने केंद्र से भी बात की है। वहां से भी एयर ड्रॉप 3 कंपनियां हम करने जा रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। क्या नूह जिले के मेवात में हालात इतने बेकाबू हो गए कि हरियाणा पुलिस उसे ना संभाल सके? पुलिस ने वहां फंसे लोगों को बामुश्किल निकाला। नूह जिले में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। नूह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने लोगों से शांति की अपील की, तो वहीं इसे पुलिस प्रशासन का फेलियर बताया। स्थिति अभी आप हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाने की अपील कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि स्थिति को सामान्य बनाएं, सब सहयोग करें। क्योंकि आप पूरे इलाकों में तो क्या देख पा रहे हैं आप? क्या स्थिति हम देख पा रहे हैं स्थिति जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत मतलब जो है इस तरह का जो है प्रशासनिक और पुलिस फेलियर जो है हमने जो है नहीं देखा। एक आरोप ये भी लग रहा है कि नारेबाजी यहाँ पे हुई थी, इस वजह से मामला खराब हुआ है। ये चैलेंजबाजी हो रही है, प्रशासनिक जो है फेलियर है। ऐसे में क्या अपील करेंगे आप? हम यही अपील करेंगे किसी षड्यंत्र का शिकार ना हो, सभी मिलके यहाँ अमन शांति कायम करें और अफवाहों पे और किसी तरीके से जो है उसका शिकार ना बने। विश्वास नहीं है पुलिस से विश्वास होता तो काबू इतने हालात इतने खराब ना होते। सरकार विफल सरकार। अब बात उत्तर प्रदेश की। रविवार को उत्तर प्रदेश के बरेली में कांवड़िए मस्जिद के बाहर से जुलूस निकालना चाहते थे, लेकिन स्थानीय आबादी और प्रशासन ने इसका विरोध किया। कुछ कांवड़ियों के पास हथियार भी थे, अवैध हथियार। घटनाक्रम के बारे में मीडिया से बात करते हुए एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने रविवार को क्या कहा था, उसे सुन लीजिए। ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका कि 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत
तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए। और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। धीरे धीरे भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व शामिल हो गए और स्थिति बिगड़ने लगी। क्षेत्र के नवादा इलाके में शाही नूरी मस्जिद के सामने कांवड़िए धरने पर बैठ गए। पुलिस ने काफी समझाया लेकिन लोग आक्रोशित हो गए। पुलिस को लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है। तब 4 घंटे तक समझाने के बाद भी नहीं माने और अभद्रता करने लगे। तब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। कुछ लोगों के पास अवैध हथियार भी हैं जिन्हें सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। वहीं जिले के जिला अधिकारी मीडिया को बता रहे थे कांवड़ियों का एक जत्था गैर परंपरागत रूप से निकलने का प्रयास कर रहा था। उन्हें समझाया गया था कि ये आपका रूट नहीं है, मगर बावजूद उसके एक बड़ा जत्था गैर निर्धारित रूट से जाना चाहता था। क्या इनमें कुछ उपद्रवी शामिल थे जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे? लेकिन बड़ी ही मुस्तैदी के साथ एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने इस पूरे घटनाक्रम को फेस किया और न केवल किसी बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया बल्कि भीड़ में छुपे उपद्रवियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। नतीजा, इस अफसर का 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ तबादला कर दिया गया। क्या शासन सत्ता को नहीं पता है कि इस तरह के हालात कैसे बेकाबू हो जाते हैं? क्या उत्तर प्रदेश सरकार को 2018 में बुलंदशहर स्याना चिंगरापटी हिंसा याद नहीं है? क्या सरकार इस हिंसा को भूल गई है जिसमें एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और एक नौजवान सुमित कुमार भी मौत की आगोश में सो गया और इस हिंसा में शामिल ज्यादातर आरोपी भी नौजवान ही थे? इसी हिंसा में कठोर कार्रवाई करने के लिए 2018 में एसएसपी प्रभाकर चौधरी को भेजा गया था। सांप्रदायिक नफरत ने चलती ट्रेन में 4 लोगों की जिंदगी छीन ली। रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ के एक कांस्टेबल ने एक एएसआई समेत 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12956 में सुबह 5:23 पर हुई। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि मरने वालों में एएसआई टीकाराम मीणा को छोड़ बाकी 3 मुस्लिम हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में 2 मृतकों की पहचान मुस्लिम के तौर पर हुई है। एक मृतक का नाम अब्दुल कादिर है और दूसरे का नाम असगर बताया गया है। असगर अहमद शेख जो मुंबई में मजदूरी करने जा रहा था। असगर के 5 बच्चे हैं और सभी बच्चों की उम्र 12 साल से नीचे बताई जा रही है। असगर अपने घर का एक लौता कमाने वाला था और अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम में बात करें तो उसके पूरे परिवार को यतीम बना दिया गया। यहाँ के गांव में इन्फॉर्म किया, गांव से मुझे इन्फॉर्म किया मेरे घर वालों ने। क्या बताएगा आपको? कि यहाँ भाई का फायरिंग है, इंतकाल हो गया। ऐसा कुछ जानकारी मिला, फिर ये अस्पताल का एड्रेस मिला, फिर मैं यहाँ आया। अच्छा, यहाँ क्या मुंबई आपके पास आ रहे थे? क्या करने आ रहे थे? मेरे पास काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए यहाँ आ रहा था। क्या? अच्छा, उनके घर में और कौन कौन है, कितने लोग हैं? क्या अकेले कमाने वाले थे वो 4 लड़की है उसके पास, एक लड़का है, जिनमें से सब बच्चों का 12 साल की उम्र कम है। उसके घर में कोई काम करने वाला नहीं है, वो घर का सदस्य। सिर्फ एक नफरती सोच ने अब आप समझ लीजिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और ये नफरती सोच आपको हिंसक बना रही है जो आने वाली पीढ़ियों को भी खोखला कर देगी। इस नफरती सोच से जन्मी हिंसा में सिर्फ गरीब लोग ही बेमौत मारे जाते हैं और सियासतदार उनकी लाशों पर सियासत करते हैं। इस पर हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।